कल से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी और एआईसीटीई ने एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में दी मंजूरी। और भारतीय खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना। 24 जुलाई से शुरू होंगी निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के मद्देनजर आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक सदन के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायल और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी मौजूद थे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। बिजनेस है, उसमें 2 फाइनेंशियल बिजनेस है, एक्सेस डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड्स। उसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस और करीबन 23 बिल्स है। इसमें कई बिलों का नोटिस आ गए, कई बिलों का प्रोसेस होकर आना पेंडिंग है। ओवरऑल जो डिपार्टमेंट से, विविध मंत्रालय से जो हमारे पास आए हुए हैं वो 29 बिल है और 2 फाइनेंशियल बिजनेस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल देश में 41,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,22,660 रह गई है। वहीं प्रदेश में कल 40,638 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 226 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज की स्थिति में प्रदेश में संक्रमण की दर 0.5% है। राज्य कंट्रोल एवं कमांड सेंटर कोविड-19 से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रभावी उपायों से संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में संक्रमण का औसत साप्ताहिक दर 0.8% पर पहुंच चुका है। 19 जिलों में 1% से कम पॉजिटिविटी दर दर्ज की जा रही है। वहीं 9 जिलों में पॉजिटिविटी दर 1 से 2% के बीच है। प्रदेश में वर्तमान में 3,837 कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक में संगठन और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन तथा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक के पहले दिन कल मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री और मोर्चा प्रभारियों से चर्चा की गई।
वहीं आज प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी, सह प्रभारियों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्रियों के बीच विमर्श का दौर चला। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक मजबूती के साथ ही राज्य सरकार की असफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखकर योजना बनाती है। यही कारण है कि उसे दूसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल हुई। भारतवासी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी विजय प्राप्त करने में उनको अपने आशीर्वाद दिए। उस विश्वास के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 7 साल काम करते आए हैं और जो भी योजना और प्रोग्राम आगे लेके आए हैं वो सभी के सब देश के जो गरीब लोग हैं और दबके हुए लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी वृद्धि के लिए, उनकी डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए ही सभी काम अभी तक करते आए हैं। बैठक में सभी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद आगामी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महासमुंद के कोतवाली पुलिस ने हाथी दांत से निर्मित कलाकृति बेचने के फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। उप पुलिस अधीक्षक महासमुंद नारद सूर्यवंशी ने बताया कि आरोपी के पास से 7 नग हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां जब्त की गई हैं। उस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। 7 नग ट्रॉफी जैसे हाथी दांत से निर्मित और 2 मोबाइल उसके पास से जब्ती की गई, जिसके कीमत करीब 3 लाख बताए जा रहे हैं। और इसे धारा 39 एवं 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसे आज गिरफ्तार करके रिमांड में माननीय न्यायालय को पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवक के मुताबिक ये कलाकृतियां वो ओडिशा से लेकर आया था। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई ने अब विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दी है। अब तक देश भर में 255 कॉलेजों ने एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाया है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जिसका ध्येय है एकता और अनुशासन, अब इसे कॉलेजों में इलेक्टिव विषय के रूप में भी पढ़ाया जा सकेगा। जी हां, नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने इस बात को स्वीकारा है और देश भर के कॉलेजों को इजाजत दी है कि वे अपने यहाँ चाहे तो एनसीसी को एक पाठ्यक्रम के तौर पर लागू कर सकते हैं, जिसे देखते हुए देश भर के कॉलेजों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये एक लॉजिकल स्टेप है जो लिया जाना चाहिए। अभी हाल में ही यूजीसी ने इस बात को स्वीकारा और यूजीसी ने एक परमिशन दी है सब यूनिवर्सिटीज़ को कि आप एनसीसी अपने यहाँ जो भी चाहें उसको एक कोर्स की तरह ऑफर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। पिछले 2-3 महीनों में लगभग 250 से ऊपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी ये निर्णय ले लिया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इस चीज़ को अपने प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों के तहत आने वाले कॉलेजों में स्नातक स्तर पर अब एनसीसी को सामान्य वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। अप्रैल महीने में यूजीसी और एआईसीटीई ने विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद देश भर में 255 कॉलेजों ने अपने यहाँ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। यूजीसी का सर्कुलर जो उन्होंने एडवाइजरी निकाला है हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कि एनसीसी को इस प्रकार से जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे अपनाया जाए। एआईसीटी का भी सर्कुलर जो निकला है ये अप्रैल के महीने में निकला था। तो इस 2-3 महीने के अंदर 255 कॉलेज ने ऑलरेडी इसको अपना लिया है। एनसीसी का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को अलग से कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें
स्टूडेंट्स का जो है एनसीसी ट्रेनिंग करने का और भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि उनको जब ये एनसीसी को ये इम्पोर्टेंस दिया जाएगा तो वो और भी जोरों शोरों के साथ इस ट्रेनिंग को करेंगे। देश भर में 5098 कॉलेज हैं, जहां कैडेटों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए कल देर रात जापान रवाना हुआ। इस दल के 88 सदस्यों में 54 खिलाड़ी और अन्य खेल अधिकारी शामिल हैं। इस बीच विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय निशानेबाज, नाविक, भारोत्तोलक मीराबाई चानू और अन्य खिलाड़ी टोक्यो के खेलगांव पहुंच चुके हैं। निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धाएं 24 जुलाई से शुरू होंगी। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों के औपचारिक विदाई समारोह का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों एवं सहयोगी सदस्यों को औपचारिक विदाई दी। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एवं महासचिव राजीव मेहता भी शामिल हुए। पहले दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और IOA के प्रतिनिधि भी शामिल है। इस दल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने जय हिंद का घोष करके एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि हर तरह की सुविधा हो, आगे और प्रयास करेंगे। इतना ही कहूंगा, जब शुरू में आपने इतना जोश दिखाया था, जब मैंने कहा हाउस द जोश, तो जोश के बाद उद्घोष भी जरूरी है। और उद्घोष तब होता है जब जय हिंद हम इकट्ठे मिलकर कहते हैं। जब आप टोक्यो में जाएंगे तो सब लोग वहां पर भी इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए एकजुट होकर अपने में अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान के माथे पर विजय का ताज रखा जाए। आपकी मेहनत की सियासी से स्वर्णिम इतिहास रचा जाए। टोक्यो में हमारे जीत का उद्घोष हो। आपके जरिए पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराए। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं यही कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य। भिलाई के शिखर सिंह का चयन जापान में होने वाले 21वें अंतर्राष्ट्रीय एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हुआ है। भिलाई के खुर्सीपार निवासी खिलाड़ी शिखर सिंह ने काफी कम उम्र में ये सफलता हासिल की है। महज 21 साल की उम्र में भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बनने वाले वे पहले खिलाड़ी होंगे। शिखर सिंह ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि वे 2015 से वॉलीबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले पनामा और बहरीन जैसे देशों में जूनियर वॉलीबॉल टीम के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कोच को दिया। टीम में सिलेक्शन होकर बहुत खुशी हूँ कि जूनियर होकर सीनियर इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। हमारी टीम भुवनेश्वर में कैंप है हमारा 20 को, फिर उसके बाद हमारी टीम वहाँ से जापान जाएगी खेलने के लिए। और वहाँ पे बस सीनियर के साथ खेलना, प्रैक्टिस करना और बहुत सारे अच्छे कोचेस से, नए कोचेस से मिलना, अच्छी प्रैक्टिस करना। मेन प्रैक्टिस होता है जो हमारे कोचेस हमको बताते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उस पर फोकस दें। टाइम से आना ग्राउंड, टाइम से प्रैक्टिस, हर चीज़ में टाइम से करें तो हर अचीवमेंट मिलता है। आप जितना टाइम आप ग्राउंड को देंगे उतना आपको अच्छा मिलेगा, उतने आप अच्छे होते जाएंगे धीरे धीरे। तो अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा डाइट, अच्छा स्लीपिंग, रेस्ट भी जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ डाइट, रेस्ट, हर चीज़ होता है तब एक अच्छा प्लेयर बनता है। गौरतलब है कि आगामी 20 जुलाई को 24 खिलाड़ियों की टीम प्रैक्टिस के लिए भुवनेश्वर रवाना होगी। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा 2021 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।
भारतीय पैनोरमा खंड के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त है। अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। 2021 के भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्में जमा करते समय निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सभी फिल्मों में अंग्रेजी उपशीर्षक होना अनिवार्य है। गौरतलब है कि ये फिल्म समारोह 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।